नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रीतनगर के राजा सोनभद्र एक दिन वन्य प्राणियों का शिकार खेलने के लिए घने जंगल में निकल पड़े। शिकार की तलाश में चलते चलते वे जंगल के अत्यंत सुदूर हिस्से तक जा पहुंचे। अचानक मौसम ने करवट ली और भीषण आंधी तूफान ने चारों ओर अंधकार फैला दिया। इस घोर विपत्ति में राजा के सिपाही और साथी उनसे बिछड़ गए। संध्या का समय निकट आते आते राजा को चिंता सताने लगी, परंतु वे अब तक रास्ता भटक चुके थे। इस विषम परिस्थिति में वापस लौटना असंभव था और वह जंगल जंगली जानवरों से भरपूर था। विवश होकर राजा ने रात जंगल में ही बिताने का निश्चय किया और एक सुरक्षित आश्रय की खोज में निकल पड़े। काफी समय तक भटकने के बाद उन्हें कहीं दूर से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। उस दिशा में बढ़ते हुए राजा को एक साधारण सी झोपड़ी नजर आई। दरवाजे पर दस्तक देकर और आवाज लगाकर राजा ने निवेदन किया, मैं एक मुसाफिर हूँ। बाहर का मौसम बेहद खराब है। मुझे सिर छुपाने के लिए आसरा चाहिए। कुछ ही देर में झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। उसने राजा को आदर पूर्वक भीतर आमंत्रित किया। वह वृद्ध अपनी युवा और अत्यंत सुंदर बेटी के साथ जंगल में रहता था। वृद्ध लकड़ियां काटकर नगर में बेचता और इसी से उनकी जीविका चलती थी। वृद्ध की बेटी ने राजा के लिए अत्यंत सरल लेकिन स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन के उपरांत राजा के लिए आरामदायक बिस्तर का प्रबंध किया गया। उस रात बाप बेटी ने राजा की भरपूर सेवा सत्कार किया। सुबह होते ही राजा ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल लौट आए। लेकिन महल लौटने के पश्चात भी राजा के हृदय में उस वृद्ध लकड़हारे की सुंदर और गुणवान बेटी की छवि बसी रही। उसने एक अजनबी को अपनी सहृदयता से शरण दी थी और यह बात राजा के मन को छू गई। इसी दौरान राजा की शादी मंत्री की बेटी से तय हो चुकी थी, जो कि अत्यंत घमंडी और धूर्त स्वभाव की थी। राजा ने मंत्री की बेटी से विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने यह निश्चय किया कि वे उस लकड़हारे की बेटी को ही अपनी रानी बनाएंगे। अंततः राजा ने उस वृद्ध लकड़हारे की बेटी से विवाह कर लिया और इस प्रकार उनका जीवन प्रेम और सादगी की अनुपम मिसाल बन गया। राजा के वफादार मंत्री के मन में एक गहरी व्यथा जन्म ले चुकी थी। अपनी असफल महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की तलाश में उसने अवसरों की टोह लेना शुरू कर दिया। उधर राजा अपनी रानी के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रहा था। समय की धारा में बहते हुए 1 वर्ष के उपरांत उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। दूसरे वर्ष भी एक और पुत्री का जन्म हुआ। इस प्रकार अब राजा 2 बेटियों के पिता बन चुके थे। एक दिन मंत्री ने उपयुक्त क्षण का लाभ उठाते हुए राजा से कहा, महाराज, राज्य संचालन और उत्तराधिकारी के लिए एक पुत्र का होना अनिवार्य है। मेरी विनम्र राय है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि पुत्र की प्राप्ति हो सके। लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को सख्ती से नकार दिया। मंत्री ने जब यह देखा कि राजा तक उसकी बेटी के विवाह का हर मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, तो उसने कुटिलता की राह पकड़ ली। उसने धीरे धीरे सेनापति और अन्य मंत्रियों को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित कर लिया। फिर एक काले दिन उसने धोखे से रानी के कक्ष में एक विषधर सांप छोड़ दिया। सर्पदंश के कारण रानी की मृत्यु हो गई। रानी के निधन के बाद भी राजा ने दूसरी शादी करने का विचार नहीं किया। इस पर मंत्री ने अपनी नीचता की पराकाष्ठा पार करते हुए रसोइयों के साथ षड्यंत्र रच डाला। राजा के भोजन में विष मिलाया गया और इस प्रकार राजा की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने इसके पश्चात राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और निष्ठावान दासी इस पूरे घटनाक्रम की साक्षी बनी हुई थी। उसने समझ लिया कि मंत्री जल्द ही राजकुमारियों को भी खत्म कर देगा। अतः वह रात्रि के घोर अंधकार में दोनों राजकुमारियों को लेकर कहीं दूर निकल गई। इस प्रकार प्रजा को एक दयालु राजा की जगह लालची और क्रूर शासक मिला। दासी उन बच्चियों को लेकर जंगल के एक कोने में बस गई और उनका पालन पोषण करने लगी। समय अपनी गति से चलता रहा और अब वे दोनों कन्याएं युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। इसी दौरान एक दिन दासी घोर बीमारी की चपेट में आ गई। जब उसने मृत्यु को निकट पाया तो उसने दोनों कन्याओं को पास बुलाकर सच्चाई उजागर की। उसने बताया कि वे दोनों असल में राजकुमारियां हैं
और उनके माता पिता के साथ क्या अन्याय हुआ था। ये सुनकर दोनों लड़कियां गहरे शोक में डूब गई। कुछ समय बाद दासी ने प्राण त्याग दिए। अब वे दोनों बिल्कुल अकेली थी। अपनी असहायता के क्षणों में वे माता पिता को याद करती और आंसू बहाती। एक दिन की बात है, एक राजकुमार जंगल में शिकार करने आया। उसके साथ मंत्री का पुत्र भी था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीतरों का शिकार किया और अपने मित्र से उनका मांस पकाने के लिए कहा। राजकुमार स्वयं एक घने वृक्ष के नीचे विश्राम करने चला गया। मंत्री का बेटा आग जलाकर तीतरों का मांस पका रहा था। तभी उसकी दृष्टि सामने एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के पास एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी जो उसे विस्मय से देख रही थी। जब मंत्री के पुत्र ने उस कन्या को देखा तो वह विस्मित रह गया कि इस निर्जन जंगल में इतनी सुंदर स्त्री कहां से आ गई। वह उस कन्या के समीप पहुंचा और स्वयं के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इतने में जलने की तीव्र गंध ने उनका ध्यान खींचा। मंत्री का पुत्र तुरंत वापस लौटा और पाया कि वह मांस जो वह पका रहा था पूरी तरह जल चुका था। उसकी बेचैनी बढ़ गई। इस पर वह कन्या मुस्कुराते हुए बोली, हटो, मैं तुम्हारे लिए यह तीतर पकाकर देती हूँ। उसने मांस को सावधानी पूर्वक पकाया और मंत्री के पुत्र को सौंप दिया। इस दौरान राजकुमार, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, सोचने लगा कि उसका मित्र इतनी देर क्यों लगा रहा है। पहले तो वह कभी इतना समय नहीं लगाता था। जब मंत्री का पुत्र पका हुआ मांस लेकर वापस आया तो राजकुमार ने जैसे ही उसे चखा, वह चकित रह गया। उसने पूछा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे तैयार कर लिया? पहले तो तुम्हारे हाथ में ऐसा स्वाद कभी नहीं था। तब मंत्री के पुत्र ने बताया, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक झोपड़ी है जहाँ एक अद्वितीय रूपवती कन्या निवास करती है। उसी ने यह मांस पकाया है, क्योंकि मैं तो केवल उसे निहारता ही रह गया। दूसरी ओर छोटी राजकुमारी, जो नदी के तट पर वस्त्र धोने गई हुई थी, जब अपनी झोपड़ी में वापस आई तो बड़ी बहन ने उसे सारा किस्सा सुनाया। उसने बताया कि मंत्री का पुत्र कैसे उसे देखता ही रह गया। यह सुनकर छोटी बहन बोली, तुम देखना, अब वह अवश्य राजकुमार को लेकर लौटेगा और तुम इतनी सुंदर हो कि राजकुमार तुम्हें अवश्य पसंद करेगा। तुम उसके साथ चली जाना और उससे विवाह कर लेना, लेकिन मेरे बारे में उसे मत बताना। बड़ी राजकुमारी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बहन, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, लेकिन हमारा ये रिश्ता अब इस दुनिया के सामने प्रकट नहीं होना चाहिए। ये कहकर वह बाहर चली गई। जब वह झोपड़ी में वापस लौटी तो उसके हाथों में छोटे छोटे सफेद फूल थे। उसने वे फूल अपनी बड़ी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो ये फूल एक एक करके मार्ग में गिराती रहना। मैं इन फूलों का अनुसरण करते हुए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकली और एक वृक्ष के पीछे छिप गई। इसी दौरान राजकुमार अपने मित्र मंत्री के पुत्र के साथ वहां आ पहुंचा। जैसे ही उसकी दृष्टि बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वह तुरंत ही उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसके प्रति प्रेम भाव से भर गया। राजकुमार ने उससे पूछा, आप इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? राजकुमारी ने अपनी छोटी बहन द्वारा समझाई गई बातों को ध्यान में रखते हुए कहा, मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माता का पहले ही निधन हो चुका था और मेरे पिता एक साधारण लकड़हारे थे। वे जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचते थे, जिससे हमारा जीवन यापन होता था। परंतु कुछ समय पहले ही मेरे पिता भी स्वर्गवासी हो गए। अब इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है, इसी कारण मैं यहाँ अकेली निवास करती हूँ। राजकुमार ने यह सुनते ही अपने मन की बात कह डाली। उसने राजकुमारी को विवाह का प्रस्ताव दिया और आग्रह किया कि वह उसके साथ चले। राजकुमारी ने उसके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। विदा होते समय राजकुमारी ने एक छोटी गठरी उठाई जिसमें सफेद फूल रखे थे। राजकुमार ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया और वे महल की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में बड़ी राजकुमारी सावधानी पूर्वक उन सफेद फूलों को एक एक कर गिराती जा रही थी। दूसरी ओर छोटी बहन पेड़ की आड़ से बाहर निकली और उन फूलों के निशान का अनुसरण करने लगी। राजकुमार जब बड़ी बहन को लेकर महल पहुंचा तो उसने अपने माता पिता के समक्ष पूरी घटना का ब्यौरा दिया और यह भी कहा
कि वह इस कन्या से प्रेम करता है तथा उससे विवाह करना चाहता है। असल में राजकुमार की पहले से एक पत्नी थी जो अत्यंत घमंडी और अहंकारी स्वभाव की थी। उसकी माँ भी उसी के साथ महल में रहती थी। वह अब तक राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी। शायद यही कारण था कि राजकुमार ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। जब पहली पत्नी और उसकी माँ को यह बात पता चली कि राजकुमार दूसरी शादी करने जा रहा है तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी। परंतु वे जानती थी कि राजकुमार जो ठान लेता है वह उसे अवश्य पूरा करता है। इसीलिए उन्होंने बनावटी खुशी दिखाते हुए कहा, यह तो बड़े आनंद की बात है, अब हम सौतन नहीं बल्कि बहनों की तरह साथ रहेंगे। जब राजकुमार की पहली पत्नी ने विवाह का विरोध नहीं किया तो अन्य सभी लोग भी इस विवाह के लिए सहमत हो गए। दूसरी ओर छोटी बहन उन सफेद फूलों का अनुसरण करते करते नगर पहुंच चुकी थी। नगर में हर तरफ उत्सव का माहौल छाया हुआ था। उसने एक वृद्धा से पूछा, अम्मा, ये रानक किस खुशी में है? वृद्धा ने उत्तर दिया, हमारे राजकुमार जंगल से एक अति रूपवती कन्या को लाए हैं और आज उनसे विवाह करने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में पूरे नगर में आनंदोत्सव हो रहा है। छोटी बहन ने विनम्रता पूर्वक पूछा, अम्मा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता अब नहीं रहे और मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। बूढ़ी औरत ने कहा, काम तो तुम्हें मिल सकता है क्योंकि महल में इन दिनों बहुत सारा कार्य है। मैं भी वहीं जा रही हूँ। उस वृद्धा की एक बेटी थी जो कुछ समय पहले बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसने छोटी राजकुमारी की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हें देखकर मेरी बेटी की याद आ रही है। तुम चाहो तो मेरी बेटी बनकर मेरे ही घर में रह सकती हो। दरअसल वह वृद्धा अपने जवानी के दिनों में महल में नौकरानी का कार्य करती थी, परंतु अब बुढ़ापे के कारण वह काम छोड़ चुकी थी। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, ठीक है अम्मा, मैं आपके घर में रह लूंगी, लेकिन मुझे काम करना है। क्या आप महल में मेरे लिए कोई काम दिलवा सकती हैं? बूढ़ी औरत ने उसे अपने साथ महल की ओर चलने के लिए कहा। महल में चारों ओर उत्सव का माहौल था। जब वे महल पहुंची तो सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। वह उस बूढ़ी औरत को भली भांति पहचानती थी। वृद्धा ने उसे प्रणाम किया और कहा, यह मेरी भांजी है, आज ही गांव से आई है। इसके माता पिता अब इस संसार में नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि इसे महल में दासी के रूप में स्थान दे दे। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बारीकी से देखा, फिर उसे अपने साथ अपने कक्ष में ले गई। उसने कहा, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर गांव से यहाँ काम करने आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें धन की आवश्यकता होगी ताकि तुम्हारी गरीबी मिट सके। अगर तुम मेरी खास नौकरानी बनकर काम करोगी और मेरे कहे अनुसार चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। यह महल में बाकी दासियां पुरानी है और वे मेरा साथ नहीं देती। तुमसे मुझे उम्मीद है, बोलो, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? छोटी बहन को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और उसकी बातों से किसी गहरी चाल की बू आ रही थी। परिस्थिति को भांपते हुए उसने तुरंत जवाब दिया, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी बात सुनकर पहली पत्नी मुस्कुराई और बोली, अभी तो मैं रानी नहीं हूं, जब राजकुमार राजा बनेगा तब मैं रानी बनूंगी। छोटी बहन ने जवाब दिया, आप चिंता मत करें, ईश्वर की कृपा से आप जल्द ही रानी बन जाएंगी। ये सुनकर पहली पत्नी ने कहा, तुम तो बहुत काम की लगती हो। आज से ही मेरे लिए काम करना शुरू कर दो और मेरे कहे अनुसार चलो। छोटी बहन ने विनम्रता से कहा, आप निश्चिंत रहे, मैं अपना हर कार्य पूरी लगन और मुस्तैदी से करूंगी। इसके बाद वे दोनों बड़ी राजकुमारी यानी बड़ी बहन के कक्ष में गईं। राजकुमार की पहली पत्नी ने घोषणा की, ये लड़की अब आपकी दासी होगी, जो भी कार्य करवाना हो इसे करवा लेना। बड़ी बहन ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी छलक पड़ी। वह बोली, आप कितनी उदार है। पहली पत्नी ने कहा, महल में अनेक काम है, मैं उन पर ध्यान देने जा रही हूं। उसके जाते ही दोनों बहनें भावुक होकर एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि महल में आने के बाद उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। 2 दिन बाद बड़ी बहन और राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। महल में चारों ओर उल्लास का माहौल था, लेकिन राजकुमार की पहली पत्नी के चेहरे पर
असंतोष की झलक साफ दिख रही थी। छोटी बहन दिन भर उसके साथ रहती और मन ही मन यह सोचती रहती कि इस साजिशकर्ता से कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ समय बीता और बड़ी बहन गर्भवती हो गई। ये खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए अत्यंत कष्टप्रद थी, क्योंकि वह अब तक राजकुमार को संतान नहीं दे सकी थी। दूसरी ओर राजा, रानी और राजकुमार बेहद प्रसन्न थे। बड़ी बहन की देखभाल अब और अधिक सघन हो गई। इस दौरान छोटी बहन और पहली पत्नी गुप्त रूप से किसी योजना पर विचार कर रही थी। छोटी बहन इस दुविधा में थी कि कैसे स्थिति को सुलझाया जाए। एक दिन उसने बड़ी बहन से कहा, हमें महल छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। बड़ी बहन ने यह सुनकर कहा, यहाँ सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ महल चलो, लेकिन तुमने मना कर दिया था और कहा था कि हमारा रिश्ता सबके सामने प्रकट नहीं होना चाहिए। छोटी बहन ने स्थिति की गहराई को समझते हुए कहा, नहीं, अभी किसी को कुछ मत बताना। वह जानती थी कि यदि यह सच उजागर हुआ तो उन्हें झूठा समझा जाएगा। इससे दोनों बहनों पर षड्यंत्रकारी होने का आरोप लग सकता था। जब बड़ी बहन के प्रसव का समय निकट आया तो पहली पत्नी ने दाई और छोटी बहन को बड़ी धनराशि देते हुए कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे मार देना और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन ने झूठे आत्मविश्वास से कहा, यह कार्य मेरे लिए सरल है। जब बच्चा जन्मा, दाई ने बेहोश मां के पास से नवजात को उठाया और छोटी बहन को दे दिया। इसके बाद नवजात की जगह बिल्ली का बच्चा रख दिया गया। छोटी बहन ने नवजात को जल्दी से कपड़े में लपेटा और छुपते छुपाते पिछले मार्ग से अपने घर पहुंच गई। उसने बूढ़ी अम्मा के हाथों में बच्चा सौंपते हुए कहा, अम्मा, ये बच्चा मेरी बड़ी बहन का है। ये बात किसी को भी मत बताना। इसे बकरी का दूध पिलाकर संभालो। मैं शाम तक आकर इसे देख लूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि छोटी बहन बेहद जल्दी में लग रही थी। जब वह वापस महल लौटी तो वहां का माहौल बेहद अशांत था। दाई ने सबको बताया कि राजकुमार की दूसरी पत्नी ने इंसान की बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर सभी स्तब्ध थे और गमगीन भी। बड़ी बहन आंसुओं से रो रही थी और बार बार कह रही थी कि यह सब झूठ है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उससे कोई संवाद नहीं किया। छोटी बहन ने एक बार फिर अपनी बड़ी बहन को समझाने का प्रयास किया, तुम मेरे साथ चलो, हम इस महल को छोड़कर नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन बड़ी बहन ने दृढ़ता से कहा, मैं राजकुमार से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन यह सुनकर रोते हुए वापस अपने घर लौट गई। उसने बूढ़ी अम्मा को पूरी घटना सुनाई। अम्मा ने सांत्वना देते हुए कहा, बिटिया, जो होना था वह हो चुका। हम इस बच्चे को मिलकर पाल लेंगे। ईश्वर ने चाहा तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। समय बीता और इस दौरान राजा की तबीयत बिगड़ गई। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजकुमार का राजतिलक हुआ और वह राजा बना। अब राजकाज की सारी जिम्मेदारी राजकुमार और उसकी दोनों रानियों पर आ गई। फिर एक बार बड़ी बहन गर्भवती हुई। इस बार पहली पत्नी ने छोटी बहन को ढेर सारा इनाम देते हुए कहा, जब बच्चा जन्म ले तो उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख देना। छोटी बहन ने विनम्रता से कहा, इस बार ऐसा मत कीजिए बड़ी रानी जी, आपके भी कोई संतान नहीं है और राजा को उत्तराधिकारी की आवश्यकता होगी। ये सुनकर बड़ी रानी क्रोधित होकर बोली, अगर तुझे यह काम नहीं करना तो मत कर, मैं किसी और से करवा लूंगी। छोटी बहन ने स्थिति को संभालते हुए कहा, अरे नहीं रानी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद उसने फिर से अपनी बड़ी बहन को समझाने का प्रयास किया, अब भी समय है, यहाँ से चले चलो। लेकिन बड़ी बहन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अब मैं रानी बन चुकी हूँ, मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। इस बात पर छोटी बहन का मन भीतर से टूट गया। बच्चे के जन्म का समय आया तो पहले की ही तरह छोटी बहन ने बेहोश मां के पास से नवजात को उठा लिया और दाई ने उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी बहन चुपचाप पिछले दरवाजे से नवजात को लेकर अपने घर आ गई। उसने बच्चे को बूढ़ी अम्मा को सौंपा और तुरंत महल लौट गई। महल में कदम रखते ही उसने देखा कि एक बार फिर हलचल अपने चरम पर थी। बड़ी रानी व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, यह औरत मुझे तो साधारण इंसान प्रतीत ही नहीं होती। पहले इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और अब कुत्ते के बच्चे को।
मैं तो कहती हूँ इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए, नहीं तो अगली बार यह न जाने क्या पैदा करेगी। राजा इन सब आरोपों और घटनाओं से बेहद खिन्न था। उसने अपने मित्र को बुलवाया जो अब अपने पिता के स्थान पर मंत्री बना था। राजा ने आदेश दिया, छोटी रानी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने भरसक प्रयास किया कि राजा को समझा सके। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम क्यों, पर मेरा हृदय कहता है कि छोटी रानी निर्दोष है। परंतु राजा ने उसकी एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। अंततः छोटी रानी को कारागार में डाल दिया गया। अब बड़ी रानी अत्यंत प्रसन्न थी। उसकी हर योजना साकार हो रही थी। समय बीतता गया। राजा को कभी कभी अपनी छोटी रानी की याद आ जाती, परंतु जैसे ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चे की बातें स्मरण होती, उसका हृदय घृणा से भर जाता। दूसरी ओर छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा, अब मेरे विवाह की तैयारी है, अतः मैं महल के काम छोड़कर जा रही हूँ। महल में सेविकाओं की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बड़ी रानी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। छोटी बहन अपनी बूढ़ी अम्मा और दोनों बच्चों को लेकर जंगल की उसी झोपड़ी में लौट आई जहां वे पहले रहते थे। वहां उन्होंने दोनों बच्चों की परवरिश शुरू कर दी। 5 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल आया। घोड़ों को नदी किनारे पानी पिलाने के लिए रुकते ही उनकी नजर 2 अद्वितीय सुंदर बच्चों पर पड़ी। वे लकड़ी के घोड़ों के साथ आए थे और उन्हें पानी पिला रहे थे। साथ ही वे एक अनूठा गीत गा रहे थे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले, ओ मेरे गुलाम। राजा यह दृश्य देखकर अचंभित हो गया। उसने बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं और क्या लोहे की लगाम सच में होती है? बच्चों ने प्रत्युत्तर में कहा, यदि एक औरत कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को जन्म दे सकती है तो एक दिन लकड़ी के घोड़े भी पानी पी सकते हैं। ये सुनकर राजा और मंत्री दोनों चकित रह गए। राजा ने बच्चों से पूछा, तुम्हें यह बात किसने सिखाई? बच्चे मासूमियत से बोले, हमारी मौसी ने। राजा ने आग्रह किया, मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा और मंत्री को उस झोपड़ी तक ले गए जहां कुछ वर्ष पूर्व राजा बड़ी बहन को अपने साथ ले गया था। राजा ने जब अपने महल की पुरानी दासी को वहां देखा तो वह हतप्रभ रह गया। वह उससे प्रश्न करने लगा, ये बच्चे कौन है और यह पूरा प्रकरण क्या है? छोटी बहन ने उत्तर दिया, महाराज, कुछ वर्षों पूर्व आप जिस लड़की को अपने साथ ले गए थे, मैं उसकी ही बहन हूँ। मुझे पहले से ही इस बात की आशंका थी कि राजमहलों में अक्सर षड्यंत्र रचे जाते हैं और साजिशें होती हैं। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हें यह अंदेशा पहले से कैसे हुआ? छोटी बहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम साधारण परिवार से नहीं है। दरअसल हम दोनों बहनें राजकुमारियां हैं। हमारे पिता भी आपकी ही भांति राजा थे। एक बार वे जंगल में शिकार के दौरान रास्ता भटक कर मेरे नाना के घर पहुंचे, जो कि एक साधारण लकड़हारे थे। वहीं उनकी भेंट हमारी माँ से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और विवाह कर लिया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन महल में हमारी माँ के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। न केवल हमारी माँ बल्कि हमारे पिता भी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इस षड्यंत्र ने हमारे माता पिता की जान ले ली। महल की एक दासी हमें यहाँ जंगल में ले आई और तब से हम यहीं रह रहे हैं। इसी कारण मैंने अपनी बहन से कहा था कि वह हमारे रिश्ते के बारे में किसी को न बताए। यदि महल में सब कुछ ठीक ठाक होता तो मैं सच्चाई प्रकट कर देती, लेकिन महल पहुंचते ही मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी बड़ी बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसने आगे कहा, आपकी पहली पत्नी ने अनजाने में मुझे ही अपना साथी चुना, ये न जानते हुए कि मैं और मेरी बड़ी बहन सगी बहनें हैं। मैं जानती थी कि मेरी बहन के बच्चों को कुत्ते और बिल्ली के बच्चों से बदल दिया गया है। ये बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके ही पुत्र हैं। ये सुनकर राजा भावुक हो गया। उसने अपने दोनों बेटों को गले से लगा लिया और वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं। सच्चाई जानने के बाद राजा का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने कहा, अब मैं बड़ी रानी को नहीं छोड़ूंगा। इस पर छोटी बहन ने उसे रोका और कहा, पहले आप छोटी रानी को कारागार से मुक्त करवाइए, इसके बाद छोटी रानी को यह अधिकार दीजिए कि वह बड़ी रानी के लिए सजा निर्धारित करे। राजा को यह सुझाव अत्यंत उपयुक्त लगा। छोटी बहन जानती थी कि उसकी बड़ी बहन अत्यंत उदार और करुणामयी है। वह राजा की पहली पत्नी को क्षमा कर देगी,
क्योंकि सजा देने से वह समय लौट कर नहीं आ सकता जो छोटी रानी ने कारागार में बिताया। राजा ने अपने दोनों बच्चों को घोड़े पर बैठाया और तत्पश्चात मंत्री को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को अपने घोड़े पर सवार कर ले। राजा ने सहज ही यह अनुभव कर लिया था कि मंत्री की दृष्टि में राजकुमारी के प्रति स्नेह स्पष्ट हो रहा था। इसके उपरांत जब वे सभी महल में पहुंचे तो राजा ने सबसे पहले बड़ी रानी को बेड़ियों में जकड़ दिया। फिर वह स्वयं कारागार में गया और छोटी रानी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, रानी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब समस्त सत्य से अवगत हो चुका हूँ और तुम्हें स्वतंत्र कराने आया हूँ। छोटी रानी को कैद से मुक्त किया गया और बड़ी रानी को उसके सामने लाया गया। मंत्री ने सभी के समक्ष एक बार पुनः पूरी सच्चाई का उद्घाटन किया। जब छोटी रानी को उसके बच्चे और छोटी बहन मिले तो वह भावुक हो उठी और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने कहा, रानी, आज तुम्हें यह अधिकार है कि तुम बड़ी रानी को दंड प्रदान करो। लेकिन छोटी रानी ने शांत स्वर में कहा, जो समय बीत चुका है वह पुनः लौट कर नहीं आ सकता। इसके अतिरिक्त यह सब मेरे भाग्य में ही लिखा हुआ था, अतः मैं इसे कोई दंड नहीं दूंगी। बड़ी रानी, जो भय से थरथरा रही थी, यह सुनते ही छोटी रानी के चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, तुमने मुझे क्षमा करके मुझ पर असीम उपकार किया है। इसके बाद पूरे महल में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। इस अवसर पर मंत्री ने राजा के समक्ष अपनी और छोटी राजकुमारी की विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए छोटी राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने लज्जा से अपनी दृष्टि झुका ली। कुछ दिनों के पश्चात भव्य आयोजन के साथ मंत्री और छोटी राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात वे सभी सुखद और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत पुरानी बात है, जब तेजपुर नामक राज्य पर राजा सूरजभान का शासन हुआ करता था। राजा सूरजभान स्वभाव से अत्यधिक घमंडी और विचित्र थे। छोटी छोटी बातों पर उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठता था। उनकी इस स्वभावगत कमी के कारण दरबार के सभी मंत्री और कर्मचारी सदा भयग्रस्त रहते थे। कोई भी राजा के सामने उनकी इस आदत का जिक्र करने का साहस नहीं कर पाता था। राजा सूरजभान की कई रानियां थीं, जिनमें से रानी वजंती अपनी अनुपम सुंदरता और मधुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन राजा और रानी वजंती शाही उद्यान में टहल रहे थे। बगीचे में एक विशाल वृक्ष था, जिसकी शाखाओं पर कहीं से उड़कर तोते का एक जोड़ा आ बैठा। उन पक्षियों की ओर राजा और रानी की दृष्टि गई और वे उनकी सुंदरता में खो गए। पक्षियों को देखकर राजा ने रानी से कहा, प्रिय रानी, क्या तुम बता सकती हो कि इन दोनों पक्षियों में से कौन नर है और कौन मादा? रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, यह तो स्पष्ट है। पक्षियों का जोड़ा प्रायः नर और मादा का ही होता है। इनमें से एक नर है और दूसरा मादा। राजा ने मंद हास्य के साथ उत्तर दिया, यह आवश्यक नहीं है कि यह दोनों अलग लिंग के हो सकता है दोनों नर हों या दोनों मादा। यह भी संभव है कि यह दोनों भाई हों। रानी दृढ़ स्वर में बोली, नहीं महाराज, ये दोनों पक्षी नर और मादा ही है। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की पहचान में भ्रम हो रहा है। राजा ने प्रत्युत्तर दिया, नहीं, मैं कहता हूं कि यह दोनों पक्षी भाई भाई है। दोनों के बीच इस विषय पर तर्क वितर्क आरंभ हो गया। राजा अपने तर्क पर अड़े रहे कि दोनों पक्षी नर है, जबकि रानी का विश्वास था कि इनमें से एक नर और एक मादा है। बहस बढ़ते बढ़ते इतनी तीव्र हो गई कि राजा के अहंकार को चोट पहुंची। क्रोध से व्याकुल होकर उन्होंने रानी के समक्ष एक शर्त रख दी। राजा बोले, ठीक है, यदि यह दोनों पक्षी नर निकले तो मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित कर दूंगा, और यदि यह दोनों पक्षी नर और मादा निकले, अर्थात तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हुई, तो मैं स्वयं इस राज्य को 14 वर्षों के लिए त्याग दूंगा। इस प्रकार दोनों के बीच यह शर्त स्थापित हो गई। राजा ने तुरंत ही एक शिकारी को बुलाकर आदेश दिया, इस वृक्ष पर बैठे दोनों पक्षियों को शीघ्र ही अपने जाल में कैद कर लो। इसके साथ ही उन्होंने पक्षी विशेषज्ञ को भी बुलाया और कहा, तुम्हें यह बताना होगा कि यह दोनों पक्षी नर है या मादा। विशेषज्ञ ने राजा की बात मानते हुए हामी भरी। शिकारी ने अपने कौशल का उपयोग करते हुए पलक झपकते ही
दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। उधर रानी वजंती, जो पहले से जानती थी कि यह पक्षी नर और मादा है, एक चतुर योजना पर काम करने लगी। रानी वजंती ने बड़ी चालाकी से उस पक्षी विशेषज्ञ को एकांत में बुलाया। वहां उन्होंने उसके हाथ में 200 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए गहरी संवेदनशीलता से कहा, भैया, मैं अपने महाराज से अत्यधिक प्रेम करती हूँ। मेरे महाराज के बिना यह राज्य सुदृढ़ रूप से नहीं चल पाएगा। यदि मैं शर्त हार भी जाऊं और मुझे देश निकाला दे दिया जाए तो भी यह राज्य सुरक्षित रहेगा, परंतु यदि महाराज 14 वर्षों के लिए वनवास पर चले गए तो यह राज्य राजा विहीन होकर अराजकता में डूब जाएगा। उन्होंने आगे कहा, राजा के न होने से डाकू, लुटेरे और अराजक तत्व जनता पर अत्याचार करेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस शर्त में महाराज को विजयी घोषित कर दो, भले ही इसके लिए झूठ ही क्यों न बोलना पड़े। पक्षी विशेषज्ञ, जो पहले ही स्वर्ण मुद्राओं के प्रलोभन में बंध चुका था, रानी की बात मान गया। दूसरी ओर शिकारी दोनों पक्षियों को राजा के समक्ष प्रस्तुत कर चुका था। राजा ने उत्सुकता से पक्षी विशेषज्ञ से पूछा, अब बताओ, इन पक्षियों में क्या अंतर है? क्या यह दोनों नर है या मादा? पक्षी विशेषज्ञ, जिसने रानी से वचन लिया था, झूठ बोलते हुए बोला, महाराज, यह दोनों पक्षी नर है। राजा, जिसे इस षड्यंत्र की भनक भी नहीं थी, अपनी विजय पर अति प्रसन्न हो उठा। उसने गर्व से रानी वजंती की ओर देखकर कहा, रानी, तुम घमंड से भरी हुई थी। तुमने मेरी बात का सम्मान नहीं किया। अब तुम शर्त हार चुकी हो और तुम्हें देश निकाला दिया जाएगा। रानी ने अपनी योजना के अनुसार राजा की बात मान ली। हालांकि उन्होंने यह शर्त जीतने के लिए पक्षी विशेषज्ञ से झूठ बुलवाया था, लेकिन इस जीत की कीमत उन्हें भारी लग रही थी। मन ही मन वह अत्यंत व्यथित थी, यह सोचकर कि अब उन्हें अपने प्रिय महाराज से दूर होना पड़ेगा। तब रानी ने विनम्रता से राजा से प्रार्थना की, महाराज, कृपया मुझे देश निकाला मत दीजिए। इस समय मेरी अवस्था अत्यंत नाजुक है, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में मैं कहाँ जाऊंगी और अपना संरक्षण कैसे करूंगी? परंतु राजा, जो स्वभाव से अत्यंत कठोर और अहंकारी था, ने उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कठोर स्वर में कहा, रानी, तुम शर्त हार चुकी हो। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें राज्य छोड़ना ही होगा। राजा ने तत्काल अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, हमारी रानी को पकड़कर राज्य की सीमा से बाहर किसी घने जंगल में छोड़ाओ। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक रानी वजंती को लेकर चल पड़े। लंबे रास्ते तय करते हुए वे तेजपुर राज्य की सीमा पार कर एक सघन जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने रानी को अकेला छोड़ दिया। जंगल में अकेली छोड़े जाने के बाद रानी अत्यंत व्यथित हो उठी। उन्होंने सोचा, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करूं? इस निर्जन जंगल में मैं कैसे जीवित रहूंगी? उधर सैनिकों ने महल लौटकर राजा को सूचित कर दिया कि उन्होंने रानी को जंगल में छोड़ दिया है। इस समाचार से राजा को कोई अंतर नहीं पड़ा। राजा सूरजभान की कई रानियां थीं, इसलिए एक रानी के चले जाने से उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी। वह अपने राज्यकाज के कार्यों में व्यस्त हो गया। इधर रानी वजंती का जीवन कठिनाइयों से भर गया। गर्भवती होने के कारण उनकी स्थिति और भी दयनीय थी। किसी सहारे के अभाव में वह झाड़ियों में छिपकर अपना समय व्यतीत करती। भूख लगने पर वे पेड़ों के पत्ते और फल खा लेती। इस प्रकार किसी तरह 8 दिन उन्होंने जंगल में गुजार दिए। ईश्वर भी दुखियों की सहायता अवश्य करता है। एक दिन मालवा के राजा चित्रसेन शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आए। शिकार करते करते वह उसी स्थान पर पहुंच गए जहां रानी वजंती छिपी हुई थी। जैसे ही रानी ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, वह भयभीत होकर झाड़ियों में छिप गई। राजा चित्रसेन को झाड़ियों के बीच हलचल महसूस हुई। उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई पशु, संभवतः मृग या सुअर, झाड़ियों के भीतर है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लो, अवश्य ही इसके भीतर कोई शिकार होगा। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। चारों ओर तीर और तलवारों से लैस सैनिकों को देखकर रानी कांप उठी। उन्हें लगा कि आज ये लोग उन्हें शिकार समझकर मार डालेंगे। आखिरकार
उन्होंने झाड़ियों से निकलकर आवाज दी, भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूँ। मैं एक दुखियारी और लाचार स्त्री हूँ। मुझ जैसी निरीह को मारकर आप लोगों को क्या मिलेगा? जब राजा चित्रसेन ने किसी स्त्री की करुणामय आवाज सुनी तो वो विस्मित रह गया। राजा ने गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो और इस निर्जन जंगल में कैसे आ पहुंची? रानी वजंती ने द्रवित होकर उत्तर दिया, भाइयों, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। न कोई संबंधी है, न कोई सगा संबंधित। मैं तो इस घने वन में अपना समय काटने को विवश हूँ। राजा चित्रसेन, जो दया और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे, बोले, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। आज से मैं तुम्हें अपनी धर्म बहन मान लेता हूँ। इन झाड़ियों से बाहर आओ, मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। मानो तुम्हारे कष्टों का अब अंत हो गया है। रानी वजंती ने कुछ क्षणों के लिए विचार किया और फिर कहा, आपने मुझे अपनी धर्म बहन का स्थान दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य है। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कौन है? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं मालवा देश का राजा चित्रसेन हूँ। अब तुम निडर होकर इन झाड़ियों से बाहर आ जाओ। जब रानी झाड़ियों से बाहर आई तो राजा चित्रसेन अचंभित रह गए। रानी का सौंदर्य चंद्रमा के समान दैदीप्यमान था। उनका स्वरूप किसी राजकुमारी या स्वर्गीय अप्सरा के समान प्रतीत होता था। राजा ने गहरी आह भरते हुए कहा, बहन, अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपने महल में ले चलूंगा। उन्होंने रानी वजंती को अपने रथ पर बैठाया और मालवा की राजधानी की ओर प्रस्थान किया। जब राजा चित्रसेन रानी वजंती को लेकर अपने महल पहुंचे तो प्रजा में कानाफूसी होने लगी। लोग कहने लगे, महाराज ने इस आयु में दूसरी शादी क्यों की? उनकी इतनी रानियां पहले से हैं, फिर नई रानी लाने की क्या आवश्यकता थी? इस अफवाह से राजा चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत दरबार में एक सभा का आयोजन किया। सभा में राजा ने स्पष्ट रूप से कहा, जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं शिकार के लिए जंगल में गया था, जहां मुझे एक असहाय और दुखियारी स्त्री मिली। उसका इस संसार में कोई अपना नहीं था। मैंने उसे अपनी धर्म बहन का स्थान दिया और अपने महल ले आया। क्या मैंने कुछ अनुचित किया है? राजा की बातें सुनकर दरबारियों ने उनकी सराहना की। प्रजा में भी उनकी उदारता की प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार रानी वजंती राजा चित्रसेन की धर्म बहन के रूप में उनके महल में निवास करने लगी। समय अपनी मंत्र गति से व्यतीत होता गया और वह शुभ दिन आ पहुंचा जब रानी वजंती ने एक सुकोमल और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। इस शुभ समाचार से राजा चित्रसेन की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, आज मेरे भांजे का आगमन हुआ है। इस आनंद के अवसर पर राजा चित्रसेन ने पूरे नगर में भव्य भोज का आयोजन किया। पूरा राज्य दीप शिखा की भांति जगमगाया, मानो स्वर्ग से अप्सराएं उत्सव मनाने उतरी हो। जब वह शिशु 7 दिनों का हुआ तब राजा ने नामकरण संस्कार हेतु देश के प्रमुख विद्वानों और आचार्यों को राजमहल में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथ और जन्म पत्री खोलकर नामकरण का प्रयास आरंभ किया, परंतु राजा चित्रसेन किसी भी सुझाए गए नाम से संतुष्ट नहीं हुए। प्रत्येक नाम उनके कोप का कारण बन रहा था। क्रोध से विह्वल राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इन अयोग्य ब्राह्मणों को बंदी गृह में डाल दो। ये सब व्यर्थ में पोथियां उठाए फिरते हैं। राजा के आदेशानुसार सभी ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया गया। इसके उपरांत राजा ने घोषणा की, जो कोई मेरे भांजे के लिए उपयुक्त और उत्तम नाम सुझाएगा उसे मैं मनचाहा इनाम दूंगा। राजा की इस घोषणा के बावजूद भयवश कोई ब्राह्मण राजमहल में नामकरण हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सभी आशंका व्यक्त कर रहे थे कि यदि नाम राजा को अस्वीकार्य हुआ तो उन्हें भी कारागार का मुख देखना पड़ेगा। उसी समय नीलगढ़ का एक वृद्ध ब्राह्मण उस राज्य में भ्रमण कर रहा था। मार्ग में कुछ सैनिकों की दृष्टि उस वृद्ध पर पड़ी। वे सोचने लगे, यह बुजुर्ग ब्राह्मण विद्वत्ता से परिपूर्ण प्रतीत होता है। संभवतः यह महाराज चित्रसेन के भांजे का नामकरण कर सके। वे सैनिक वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचे और बोले, ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। आपको उसका नामकरण करना होगा, परंतु ध्यान रखें, अब तक कई ब्राह्मण महाराज के कोप का शिकार होकर कारागार में बंद हो चुके हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, चिंता न करें, चलिए मैं आपका यह कार्य संपन्न कर देता हूँ।
सैनिक उस वृद्ध ब्राह्मण को आदर पूर्वक लेकर राजा चित्रसेन के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा चित्रसेन ने उस वृद्ध ब्राह्मण का आत्मीय सत्कार करते हुए उसे सम्मानजनक आसन पर बैठने का अनुरोध किया। तत्पश्चात उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, मेरे भांजे का जन्म हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप उसका नामकरण संस्कार करें। वह वृद्ध ब्राह्मण, जो अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध था, अपनी पोथी खोलते हुए बोला, महाराज, मैं इस बालक का नामकरण अवश्य कर सकता हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ ब्राह्मण, तुम्हारी क्या शर्त है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि जिन ब्राह्मणों को आपने कारागार में बंद किया है, उन्हें मुक्त करना होगा। राजा ने तत्काल सहमति व्यक्त करते हुए कहा, यह मान स्वीकार है, हम उन सभी को मुक्त करेंगे। आप हमारे भांजे का नामकरण करें। वृद्ध ब्राह्मण ने फिर अपनी पोथी और जन्मपत्री के आधार पर बालक के गुणों का अध्ययन किया। कुछ क्षणों के चिंतन के बाद उसने कहा, महाराज, यह बालक अत्यंत विलक्षण है। यह किसी अन्य राज्य का पुत्र है जिसका जन्म स्थान बदल गया है, किंतु इसके भीतर राजाओं के समस्त गुण समाहित हैं, अतः इसका नाम जयंत होगा। इस घोषणा के साथ ही बालक के नामकरण पर उपस्थित जनसमूह ने हर्ष प्रकट किया। राजा चित्रसेन को भी यह नाम अत्यंत प्रिय लगा। उन्होंने आदेश दिया कि सभी बंदी ब्राह्मणों को अविलंब रिहा किया जाए। वृद्ध ब्राह्मण को उपयुक्त दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। समय बीतता गया और जयंत धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 5 वर्ष की आयु में वह अन्य बालकों के साथ नगर के बाहर खेला करता था। एक दिन खेल खेल में उसने अपने मित्रों के साथ एक रेतीले स्थान पर रेत का किला बनाया। उसी समय लाखा नामक एक प्रसिद्ध सौदागर उस मार्ग से गुजरा। उसके साथ ऊंटों का एक विशाल कारवां और अनेक नौकर चाकर थे। वह विभिन्न राज्यों में राजकीय माल का परिवहन करता था। बालकों को खेलते देख लाखा ने उन्हें डांटते हुए कहा, यहाँ से हट जाओ। जयंत, जो साहसी और निर्भीक था, दृढ़ स्वर में बोला, तुम कौन हो? क्या तुम हमारे किले पर आक्रमण करने आए हो? मैं अपने किले की रक्षा कर रहा हूँ। यदि तुम्हें यहाँ से गुजरना है तो किसी और मार्ग का चयन करो। जयंत की यह निडरता सुनकर लाखा को अत्यधिक क्रोध आया। उसका अभिमान, जो राजाओं के साथ उसकी निकटता से उपजा था, चुनौती महसूस कर रहा था। लाखा सुदागर ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, अरे जिद्दी बालक, मेरा मार्ग अविलंब खाली कर। लेकिन जयंत अपनी अटल संकल्प शक्ति के साथ वहीं डटा रहा। दोनों के बीच तीव्र बहस छिड़ गई, किंतु जयंत का आत्मबल डगमगाने को तैयार न था। सुदागर का क्रोध अब आसमान छूने लगा और उसने गुस्से में आकर जयंत को थप्पड़ जड़ दिए। जयंत आहत और अपमानित रोता हुआ महल की ओर दौड़ा और अपने मामा राजा चित्रसेन के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा, मामा जी, मैं नगर के बाहर अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। वहीं लाखा नाम का एक सुदागर आया, जिसने न केवल मेरे रेत के किले को नष्ट कर दिया, बल्कि मेरी पिटाई भी की। राजा चित्रसेन यह सुनते ही आगबबूला हो गए। उन्होंने अपने भांजे को दिलासा देते हुए कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, मैं उसे इसका उचित दंड दूंगा। तुरंत ही राजा ने अपनी सेना तैयार की और उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां से लाखा सुदागर अपने काफिले के साथ गुजर रहा था। दूसरी ओर जब लाखा सुदागर ने देखा कि राजा अपनी सेना सहित उसकी ओर बढ़ रहा है, तो वह भयभीत हो गया। राजा की सेना ने सुदागर के काफिले पर धावा बोल दिया। लाखा स्तब्ध और घबराया हुआ सोचने लगा, आखिर महाराज मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक व्यापारी हूँ, कोई लुटेरा नहीं। आत्मसमर्पण की मुद्रा में लाखा सुदागर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण सौदागर हूँ, कृपया बताएं मेरा अपराध क्या है? राजा चित्रसेन ने गुस्से से कहा, तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने मेरे भांजे पर हाथ उठाया, जिसे मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला है। लाखा सुदागर राजा के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझसे भारी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि वह बालक आपका भांजा है। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए लाखा सुदागर ने 1 लाख अशर्फियां भेंट की
राजा चित्रसेन यह देखकर प्रसन्न हुए और सुदागर को माफ कर दिया। महल लौटने के बाद राजा ने लाखा सुदागर का परिचय जयंत से कराया। इसके बाद सुदागर कुछ समय के लिए महल में ही ठहर गया। राजा ने उसे नगर का भ्रमण करवाया और धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता स्थापित हो गई। महल में रहकर लाखा सुदागर ने कई दिन व्यतीत किए। एक दिन महल में घूमते हुए उसकी दृष्टि रानी वैजयंती पर पड़ी। रानी की अप्रतिम सौंदर्य और गरिमा ने सुदागर को विचलित कर दिया। उसने मन ही मन कहा, यह अद्वितीय सुंदरी मेरी पत्नी होनी चाहिए। लाखा सुदागर ने राजा से विनम्रता से पूछा, महाराज, यह रानी कौन है? राजा ने उत्तर दिया, यह मेरी बहन वैजयंती है और जिस बालक पर तुमने प्रहार किया था वह उन्हीं का पुत्र है। सुदागर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। इस बहाने वह रानी वैजयंती के पास गया और बोला, रानी जी, मुझसे बड़ी चूक हो गई जो मैंने आपके पुत्र पर हाथ उठाया। कृपया मुझे क्षमा कर दें। हालांकि सुदागर के हृदय में अब नियत बदल चुकी थी। वैजयंती ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो हो गया वह अब अतीत है। मेरे मन में आपके लिए कोई कटुता नहीं है, इसे भूल जाइए। अगले दिन सुदागर ने एक अद्वितीय नौलखा हार रानी को भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया। वह कहने लगा, रानी जी, जैसे आप राजा चित्रसेन की बहन हैं, वैसे ही आज से आप मेरी भी बहन हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। रानी ने सादगी और खुशी के साथ उस हार को स्वीकार किया। उन्हें भी यही प्रतीत हुआ कि सुदागर अब उन्हें अपनी बहन मानता है। इसके उपरांत रानी ने सुदागर के सम्मान में विशेष भोजन का आयोजन करवाया। महल में रहकर कई दिन व्यतीत करने के पश्चात एक दिन सुदागर ने राजा चित्रसेन से कहा, महाराज, मैं आपकी बहन वैजयंती को अपनी बहन के समान मानता हूँ। मैंने देखा है कि वह अधिकतर समय महल के भीतर ही व्यतीत करती है। उन्हें ताजी हवा और नया परिवेश देखने का अवसर मिलना चाहिए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वैजयंती और आपके भांजे को अपने नगर ले जाना चाहूंगा ताकि वे वहां का भ्रमण कर सके। कुछ ही दिनों में मैं उन्हें आपके पास सकुशल लौटा दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, सुदागर, इस विषय में निर्णय वैजयंती स्वयं करेंगी। यदि वह तुम्हारे साथ जाने के लिए सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब तुम उनके भाई हो। सुदागर वैजयंती के पास गया और उन्हें अपने नगर चलने का प्रस्ताव दिया। वैजयंती ने यह सोचकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि सुदागर उनका सम्मान करता है और यह यात्रा उनके लिए सुखद अनुभव होगी। लेकिन वैजयंती यह नहीं जानती थी कि सुदागर के मन में कपट और दुर्भावना छिपी हुई है। इसके पश्चात वैजयंती ने राजा चित्रसेन के समक्ष निवेदन किया कि उसे यहाँ रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका है। यदि उनकी अनुमति हो तो वह कुछ दिनों के लिए अपने भाई सौदागर के निवास पर जाना चाहती है। राजा चित्रसेन ने वैजयंती को सौदागर के साथ जाने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने सोचा कि जब संबंध गहरा हो जाता है तो एक दूसरे के पास आना जाना स्वाभाविक है। राजा ने सौदागर पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपनी बहन वैजयंती को उसके साथ भेज दिया। तत्पश्चात शीघ्रता से एक पालकी तैयार की गई। वैजयंती पालकी में बैठकर सौदागर के संग रवाना हो गई। सौदागर मन ही मन विचार कर रहा था कि वह अभी तो वैजयंती को अपनी बहन के रूप में ले जा रहा है, किंतु अपने नगर पहुंचते ही उसे अपनी पत्नी बना लेगा। इस प्रकार सौदागर वैजयंती को लेकर अपने नगर की ओर अग्रसर हुआ। यात्रा आरंभ होने के साथ ही उसने अपने सेवकों से आदेश दिया कि रात होने से पहले वे राजा चित्रसेन के राज्य की सीमा पार कर ले। सौदागर के सेवक अपने सामान और खजाने के साथ शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। पूरे दिन का कठिन सफर तय करने के पश्चात वे राजा चित्रसेन के राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। दूसरे राज्य में पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। सौदागर ने एक सुरक्षित स्थान चुनकर वहां डेरा डाल दिया। वैजयंती के लिए एक अलग तंबू लगाया गया और राजकुमार जयंत के लिए भी एक अलग तंबू की व्यवस्था की गई। रात्रि के आधे पहर के समय वैजयंती की अद्वितीय सुंदरता की छवि सौदागर के मन मस्तिष्क में घूमने लगी। वह एक षड्यंत्र के तहत आधी रात को वैजयंती के तंबू में घुस गया। रानी की दिव्य छवि देखकर उसकी नियत भ्रष्ट हो गई। जब सौदागर ने तंबू में प्रवेश किया तो उसके कदमों की आहट से वैजयंती की नींद खुल गई। वैजयंती ने जाग कर देखा तो सौदागर को अपने तंबू में खड़ा पाया। उसकी दृष्टि से यह स्पष्ट हो गया कि सौदागर की नियत दुष्ट है।
वजंती भयभीत हो गई और पूछने लगी, भैया इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वजंती की बात सुनकर सौदागर अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसने लगा और बोला, अब मुझे भाई मत कहो, क्योंकि आज से तुम मेरी पत्नी बनोगी। सौदागर के इन शब्दों को सुनकर वजंती का मन सशंकित हो उठा। अब उसे सौदागर की दुर्भावना का पूरा बोध हो चुका था। सौदागर ने कहा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हो गया हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने का बहाना बनाया। आज से तुम मेरे महल की रानी बनोगी और मेरे महल की शोभा बढ़ाओगी। ऐसी बातें सुनकर रानी आक्रोशित होकर प्रचंड क्रोध में भर गई। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और चेहरा भयमय गंभीरता से तप रहा था। उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और तीव्र स्वर में बोली, यदि तुमने नीच विचार से मुझे छूने का दुस्साहस किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी और स्वयं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे भाई चित्रसेन ने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल की है। उसने आगे कहा, ये तो सत्य ही है कि नियम की जड़ में चाहे कितना भी दूध डालो उसमें मिठास नहीं आती। नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे 4 प्रकार के लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, कामी और चंचल मन वाला। दूसरा, धन का लोभी। तीसरा, चापलूस। और चौथा, जो पुराना शत्रु हो और जिसने कभी आपके हाथों पराजय झेली हो। इन चारों पर कोई भी जिम्मेदारी सौंपना मूर्खता है। रानी की प्रचंडता से भरी वाणी और क्रोध से दमकते चेहरे को देखकर सौदागर सहम सा गया, किंतु शीघ्र ही उसने कहा, यदि आज तुम मेरी बात नहीं मानती तो ठीक है, लेकिन याद रखना अब से तुम्हारा जीवन कारागार में कटेगा। मैं तुम्हें बंदी बनाकर कठोर श्रम करवाऊंगा। रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे तेरी हर सजा स्वीकार है, लेकिन मैं तेरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। इस प्रकार उनके बीच लंबे समय तक वाद विवाद चलता रहा। लाखा सौदागर रानी को मनाने की हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी चालाकी और धमकियां रानी के अटल संकल्प को नहीं तोड़ सकी। अगले दिन सूर्योदय के साथ सौदागर अपने क्रोध और हताशा को लेकर अपने तंबू में लौट आया। उसने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया कि सारा लश्कर समेटकर आगे बढ़ा जाए। एक दिन की थकाऊ यात्रा के बाद वह अपने नगर पहुंचा। सौदागर, जो अत्यंत धनी व्यक्ति था, अपने भव्य महल में लौट आया। उसका महल राजाओं के महलों से किसी भी प्रकार से कम नहीं था। उसने रानी को महल के एक अंधकारमय कारागार में डाल दिया और उसे कठोर परिश्रम करने पर विवश कर दिया। सौदागर ने रानी के पुत्र जयंत को भी नहीं बख्शा। उसे प्रतिदिन गायें चराने के लिए भेजा जाता और अन्य कठिन कार्यों में झोंक दिया जाता। जयंत के मन में सौदागर के प्रति तीव्र क्रोध पनप रहा था। वह सोचता था कि किसी तरह इस अन्याय को समाप्त कर दूं। वहीं दूसरी ओर सौदागर को भी यह भय सताने लगा था कि बड़ा होकर जयंत उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस सोच के साथ उसने एक षड्यंत्र रचते हुए जयंत को एक दिन अपने पास बुलाया और मीठे स्वर में कहा, बेटा, आज तुम्हें मेरे साथ भोजन करना होगा। आज मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। जयंत के मन में अनेक विचार उठ रहे थे। वह सोचने लगा कि आज सौदागर उस पर विशेष रूप से कृपालु हो गया है, लेकिन उसकी मासूम समझ सौदागर की घातक योजना को नहीं भांप सकी। कपटी सौदागर ने भोजन में विष मिला दिया और उसे जयंत को खिलाया। विषाक्त भोजन ग्रहण करने के कारण जयंत बेहोश हो गया। सौदागर ने नन्हे जयंत को एक गठरी में कसकर लपेटा और उसे घोड़े पर लादकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी दुष्ट सोच यह थी कि जंगल के जंगली जानवर उस बच्चे को अपना शिकार बना लेंगे। जयंत को जंगल में फेंककर वह निर्दयता से अपने महल लौट आया। उधर गठरी में बंद जयंत बेहोश तो था, लेकिन अब तक जीवित था। अचानक आकाश में उड़ती हुई एक विशाल चील उस गठरी तक पहुंची। उसने गठरी को अपने मजबूत पंजों में दबोचा और ऊंचाई पर उड़ान भर ली। चील जब गठरी को लेकर उड़ी जा रही थी, तभी जंगल में शिकारियों का एक समूह भ्रमण कर रहा था। उनकी नजर चील पर पड़ी, जो गठरी को पंजों में थामे हुए थी। उन्होंने सोचा कि इस गठरी में अवश्य ही कोई मूल्यवान वस्तु होगी। एक शिकारी ने अपनी कमान साधा कर चील पर तीर छोड़ा। तीर लगने से चील का एक पंख कट गया और वह लड़खड़ाते हुए गठरी समेत नदी में गिर पड़ी। शिकारियों ने तुरंत नदी से गठरी को बाहर निकाला। जब उन्होंने उसे खोला तो भीतर 5 वर्ष का एक नन्हा बालक पाया,
जिसकी सांसें अभी चल रही थी। वे शीघ्रता से उसे अपने गांव लेकर आए और एक वैद्य को बुलाकर उपचार शुरू किया। वैद्य ने औषधियां लगाईं, लेकिन जयंत की बेहोशी टूटने में समय लग रहा था। सप्ताह भर के बाद जयंत को होश आया। 8वें दिन उसने अपनी आंखें खोली। उसे होश में देखकर शिकारियों ने राहत की सांस ली। अब तक उन सभी को जयंत से गहरा स्नेह हो चुका था। जयंत के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद शिकारियों के मुखिया ने उससे पूछा, बालक, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हुई? जयंत ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह राजा चित्रसेन का भांजा है और कैसे कपटी सुदागर ने उसकी मां को बंदी बना लिया और उसे मृत्यु के लिए जंगल में छोड़ दिया। सारी बात सुनने के बाद शिकारियों के मुखिया ने साहसिक स्वर में कहा, बेटा, अब तुम निश्चिंत रहो। मैं और मेरे साथी मिलकर तुम्हारी मां को उस दुष्ट सुदागर की कैद से अवश्य ही मुक्त कराएंगे। बस हमें उस सुदागर का नाम और ठिकाना बताओ। जयंत ने उस कुटिल सौदागर का नाम और पता शिकारियों के मुखिया को बता दिया। मुखिया ने तुरंत अपने जांबाज साथियों को तैयार किया और जयंत को साथ लेकर सुदागर के गांव की ओर कूच कर गए। उधर सुदागर के मन में यह ख्याल था कि उसकी राह का कांटा अब हट चुका है। उसे विश्वास था कि रानी वैजंती एक दिन उसकी बात मान लेगी। सुदागर अब रानी पर अत्याचारों की सीमा पार कर चुका था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि रानी से दिन भर चक्की चलवाई जाए। बेचारी रानी की हालत दयनीय हो चुकी थी। उसका जीवन अत्याचारों से भर गया था। इस बीच महाराज चित्रसेन के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने विचार किया कि लाखा सुदागर 1 महीने का वादा करके उनकी बहन को ले गया था, लेकिन अब 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और वह वापस नहीं लौटा। इस चिंता के साथ महाराज चित्रसेन अपने घोड़े पर सवार होकर सुदागर के गांव की ओर रवाना हुए। दूसरी ओर शिकारियों का दल जयंत को लेकर उसी दिशा में बढ़ रहा था। जब इन दोनों समूहों का सामना रास्ते में हुआ तो महाराज चित्रसेन ने अपने भांजे को शिकारियों के साथ देखा। उन्होंने बिना सोच विचार के ये समझते हुए कि शिकारियों ने जयंत का अपहरण किया है, अपने धनुष से तीर निकालकर शिकारियों के मुखिया की ओर छोड़ दिया। यह दृश्य देखकर जयंत तुरंत चिल्लाते हुए महाराज चित्रसेन की ओर दौड़ा। उसने अपने मामा को पहचान लिया और उनके पास जाकर बोला, मामा जी, कृपया रुक जाइए। ये लोग हमारे मित्र हैं। इन्हीं की वजह से मैं आज जीवित हूँ। इन पर आक्रमण मत कीजिए। मुझे तो उस दुष्ट लाखा सुदागर ने विष खिलाकर जंगल में फेंक दिया था। मेरी माँ को उसने बंदी बना रखा है। जयंत की बातें सुनकर महाराज चित्रसेन का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत शिकारियों के मुखिया से क्षमा मांगी और कहा, मुझे क्षमा करे मित्र। मैं समझ रहा था कि कोई डाकू मेरे भांजे का अपहरण कर रहा है, इसीलिए मैंने आप पर तीर चलाया। मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। शिकारियों के मुखिया ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके भांजे को लेकर उस धूर्त सुदागर से बदला लेने जा रहा था। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और उस दुष्ट सुदागर से प्रतिशोध लेने के लिए उसके गांव की ओर बढ़ गए। अब आपको यह भी बताना आवश्यक है कि राजा सूरजभान, जो वैजंती के पति थे और जिन्होंने किसी समय आवेश में आकर उन्हें देश निकाला दे दिया था, अब आत्ममंथन में डूबे हुए थे। वह यह सोच रहे थे कि मैंने अपनी रानी वैजंती को निर्वासित तो कर दिया, परंतु उसके पश्चात किसी अन्य रानी से भी मुझे संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा वंश समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। काश कोई चमत्कार होता और मेरी रानी वैजंती मुझे पुनः प्राप्त हो जाती। राजा के हृदय में रानी वैजंती के प्रति दबी हुई प्रीति अब पुनः जागृत हो रही थी, लेकिन वह विवश थे। उसी दिन राजा सूरजभान को लाखा सुदागर के महल में एक आवश्यक व्यापारिक बैठक हेतु जाना था। लाखा सुदागर का उठना बैठना प्रायः राजाओं के साथ ही होता था और उसका जीवन भी राजसी ठाट बाट से परिपूर्ण था। उसका महल किसी राजा के महल से कम भव्य नहीं था। राजा सूरजभान अपने राज्य के व्यापारिक विषयों पर चर्चा करने हेतु सुदागर के महल पहुंचे। सुदागर ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन सुदागर यह नहीं जानता था कि जिस रानी को उसने अपने महल में कैद कर रखा है वह राजा सूरजभान की पत्नी है। उधर स्वयं राजा सूरजभान को भी यह भान नहीं था कि जिस रानी को उन्होंने निर्वासन दिया था वह जीवित है
और सुदागर की कैद में कष्ट झेल रही है। इसी दौरान जब राजा सूरजभान सुदागर के साथ सभा में बैठे हुए थे, उसी समय महाराज चित्रसेन, जयंत और शिकारियों के मुखिया भी सभा में आ पहुंचे। सभा के वातावरण में अचानक गहन गंभीरता छा गई। राजा चित्रसेन और शिकारियों के मुखिया ने सुदागर को ललकारा और कहा, सुदागर, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुदागर ने जब बालक जयंत को जीवित देखा और उसके साथ महाराज चित्रसेन को सभा में उपस्थित पाया तो उसका हृदय भय और घबराहट से भर गया। वह अपने सिंहासन पर निःशब्द और स्तब्ध होकर बैठा रहा। इतने में महाराज सूरजभान ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा, महाराज चित्रसेन, यह सुदागर मेरा मित्र है। यह हमारे राज्य के व्यापार में निरंतर सहायता करता है। आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? क्या यह उचित है? राजा चित्रसेन ने गहरी निश्वास लेते हुए उत्तर दिया, महाराज सूरजभान, यह धूर्त सुदागर मेरे धर्म की बहन पर अमानवीय अत्याचार कर रहा है और यह बालक जयंत मेरे धर्म का भांजा है। इसकी सच्चाई आपको ज्ञात नहीं है। इसके बाद महाराज चित्रसेन ने पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया, जिससे सभा का वातावरण और भी तनावपूर्ण हो गया। एक बार की बात है महाराज, जब मैं वन में शिकार के लिए गया था, तब मेरी भेंट एक अत्यंत ही दुखी और असहाय स्त्री से हुई। उसकी दशा ऐसी थी कि उसके पास न कोई सगा संबंधी था और न ही कोई रिश्तेदार। उस स्त्री की दुर्दशा देखकर मैंने उसे अपनी धर्म बहन मानकर अपने घर में स्थान दिया। मेरी इस दुष्ट सुदागर से मित्रता थी और इसी के कारण वह भी उस स्त्री को कुछ समय के लिए अपने साथ ले गया। लेकिन इसके मन में कुछ और ही कपटपूर्ण विचार चल रहे थे, जिन्हें मैं समझ नहीं सका। आज वही स्त्री इसकी कैद में है और इसने उसके पुत्र को विष देकर मारने का भी प्रयास किया है। अब मैं अपनी धर्म बहन को मुक्त कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इसे दंडित कर मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा। राजा चित्रसेन की पूरी बात सुनने के बाद राजा सूरजभान ने सुदागर से अनुरोध किया कि वह उस स्त्री को तुरंत आजाद कर दे। सुदागर ने अपने एक सेवक को रानी के पास भेजा। सेवक ने रानी से कहा, बहन, अब तुम इस सुदागर की कैद से मुक्त हो रही हो। बाहर कोई तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। रानी वैजंती इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई। वह चिंतित थी कि जिसने उनके पुत्र को मार दिया वह अब उनके साथ क्या करने वाला है। सेवकों के साथ जब रानी वैजंती दरबार में आई तो वहां पहले से ही उनके पति राजा सूरजभान, उनका पुत्र जयंत और उनके धर्म भाई चित्रसेन उपस्थित थे। कैद में रहते हुए रानी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अपनी बहन की इस दयनीय स्थिति को देखकर चित्रसेन क्रोध से भर उठे और सुदागर से बोले, दुष्ट सुदागर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन पर कितनी यातनाएं ढाई है, इसका तो कोई हिसाब नहीं दे सकता। इधर जब रानी वैजंती ने अपने पति राजा सूरजभान को देखा तो उन्हें पहचान लिया। राजा सूरजभान भी उन्हें पहचानने का प्रयास करने लगे और सोचने लगे कि यह स्त्री तो उनकी रानी वैजंती की प्रतिरूप लगती है। राजा सूरजभान ने रानी से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आप मेरी रानी वैजंती जैसी प्रतीत होती है। रानी वैजंती ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे यह आशा नहीं थी कि आप मुझे इतनी जल्दी भूल जाएंगे। क्या आपको वह घटना याद है जब हमारे बीच पक्षियों के एक जोड़े को लेकर विवाद हुआ था? आपने जिन पक्षियों को नर बताया था वे वास्तव में नर और मादा थे। मैंने पक्षी विशेषज्ञ को 200 अशर्फियां देकर झूठ बुलवाया था ताकि आपको देश छोड़कर न जाना पड़े, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे वनवास दे दिया और आपके सैनिकों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। यह मेरे धर्म भाई चित्रसेन है, जिन्होंने मुझे सम्मान पूर्वक अपने घर में स्थान दिया। उसी दौरान मेरी कोख से इस पुत्र जयंत ने जन्म लिया। याद करें महाराज, जब मैं उस समय गर्भवती थी, राजा सूरज, जो पहले ही अपनी पत्नी के प्रति किए गए अनुचित व्यवहार के लिए पछतावे में डूबे हुए थे, को जब यह ज्ञात हुआ कि सुदागर ने उनकी पत्नी पर किस प्रकार के अत्याचार किए हैं, तो उनका क्रोध अग्नि समान भड़क उठा। वे तलवार लेकर सुदागर का अंत करने के लिए उसकी ओर दौड़े। उसी समय रानी वैजंती ने हस्तक्षेप किया और सुदागर को क्षमा करने की विनती करते हुए कहा, महाराज, इसे जीवन दान दीजिए। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। यह तो मेरे दुर्भाग्य का काल था जो मुझे इतने कष्ट सहने पड़े। रानी की करुणा और उदारता से सुदागर का मन पश्चाताप से भर गया।
वह रानी के चरणों में गिर पड़ा और बारंबार क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा, महारानी, आपने आज मेरे जीवन को बचा लिया, आप महान है। इस प्रकार वहां परिवार का पुनर्मिलन एक मधुर क्षण में बदल गया। राजा सूरजभान ने चित्रसेन के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। आपने मेरे परिवार को पुनः संजीवनी प्रदान की। राजा सूरजभान ने अपनी रानी वैजंती से भी बारंबार क्षमा मांगी और उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। सुदागर को माफ करने के बाद राजा सूरजभान अपने पुत्र और पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आए। चित्रसेन भी संतुष्ट और आनंदित थे कि उनकी बहन अपने घर सुरक्षित और प्रसन्न होकर लौट रही है। अपने महल में लौटने के बाद कुछ वर्षों के अंतराल में जब जयंत युवा हो गया तो राजा सूरजभान ने अपनी गद्दी उसे सौंप दी। तो दोस्तों, ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। किसी समय की बात है, एक नगर में एक युवा रहता था जिसका नाम खैरू था। खैरू के पिता का निधन उसके बाल्यकाल में ही हो गया था और उसकी माता ने ही उसे बड़े संघर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया था। खैरू बेहद बुद्धिमान और चतुर युवक था। उसे बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। हालांकि खैरू इतना गरीब था कि वह खुद किताबें नहीं खरीद सकता था, परंतु उसके मामा उसकी इस काम में मदद करते थे। खैरू के मामा उसे किताबें ला कर देते और समय समय पर उसकी सहायता करते रहते थे। खैरू भी एक नेक दिल इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और हर व्यक्ति से खुशी खुशी मिलता। खैरू की एक अजीब आदत थी कि वह दिन रात सोते जागते, उठते बैठते एक ही सपना देखता था कि वह अपने देश का बादशाह बन गया है। यह वह किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वह चाहता था कि बादशाह बनकर वह लोगों की भलाई के लिए वर्तमान बादशाह से भी अधिक काम करे और लोगों के दुख दर्द को दूर करे। एक दिन उसने अपने बादशाह बनने के सपने को अपनी माँ को सुनाया। उसकी माँ हंसते हुए बोली, ओ मेरे भोले बेटे, तुम यह सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी बादशाह नहीं बन सकते? माँ की बात सुनकर खैरू बोला, माँ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बादशाह में फर्क ही क्या है? वह भी मेरी तरह ही एक इंसान है। माँ ने उसे समझाया, बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीबों को बादशाह बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम बादशाह नहीं बन सकते। परंतु माँ की बात का खैरू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अब भी बादशाह बनने के सपने देखता रहा और अपने इस सपने के बारे में हर एक जानने वाले को बताता। लोग उसकी बातें सुनकर उसे नादान समझकर मुस्कुरा देते। कुछ समय बाद उसके इस सपने के बारे में पूरे इलाके में चर्चा होने लगी। जहां भी 4 लोग इकट्ठा होते, वे खैरू के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। धीरे धीरे इस बात की खबर देश के बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह ने तुरंत खैरू को अपने दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने जल्द ही खैरू को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह पहले तो निर्धन खैरू को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का स्वप्न देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। खैरू ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर तुम यह स्वप्न क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना अत्यंत कठिन कार्य है? और वैसे भी राजगद्दी पर केवल बादशाह का पुत्र ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राज घराने से कोई संबंध नहीं है तो तुम बादशाह कैसे बन सकते हो? बादशाह की आवाज में अब एक शक्ति सी आ गई थी। खैरू ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैं यह सब पहले से ही जानता हूँ, लेकिन बादशाह भी तो मेरी ही तरह से एक इंसान होता है। सब इंसान समान है, इसीलिए यह आवश्यक नहीं कि राजगद्दी पिता से पुत्र को ही मिले, बल्कि जो व्यक्ति अधिक योग्य और अधिक समझदार हो, उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। खैरू की यह बातें सुनकर बादशाह के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कुछ क्षणों के लिए मौन रहा और फिर बोला, खैरू, तुम्हारी यह बात मेरे हृदय में घर कर गई है। यदि तुम इस देश के बादशाह बनना चाहते हो और अपने स्वप्न को साकार करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। बोलो, तैयार हो? बादशाह की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई कुछ नहीं बोला। तब खैरू ने बड़ी ही खुशी से कहा,
जी बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो सुनो खैरो, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से 3 तो प्रश्न है जिनके तुम्हें उत्तर देने होंगे और एक कार्य है जो तुम्हें संपन्न करना होगा। यदि तुम यह चारों शर्तें पूरी कर दो तब तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। बादशाह की बात सुनकर खैरो के होठों पर मुस्कान आ गई। वह बोला, हुजूर, आप जैसे चाहें वैसे प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है और इस दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मुझे ज्ञात न हो, और ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे कोई इंसान पूरा न कर सके। खैरो की हिम्मत देखकर बादशाह के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। बादशाह ने कहा, तो सुनो, मेरा पहला प्रश्न है। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके भीतर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक और डिब्बा है। यह तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके भीतर कुछ नहीं निकला। इसका क्या अर्थ है? अब दूसरा प्रश्न सुनो। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि कोई स्वप्न देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में विष है, तो इसका क्या अर्थ है? और तीसरा प्रश्न ये है कि यदि मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या अर्थ है? इन तीनों प्रश्नों का यदि तुम सही उत्तर दे पाओ तो अंत में तुम्हें जो कार्य करना है वह यह कि अपने नगर में तुम्हें एक विशाल तालाब बनाना है जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तुम जितना समय चाहो उतना ले सकते हो, चाहे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में यह कार्य पूरा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो ये राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब बादशाह सलामत ने अपनी बात समाप्त की तो खैरो ने विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं उनका उत्तर देना मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। मुझे इसके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी क्षण आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। तो सुनिए, आपका पहला प्रश्न धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है, और वह बड़ा डिब्बा भी एक अन्य डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। इसका तात्पर्य शाही खजाने से है, और वास्तविकता ये है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा प्रश्न आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है जिनमें से एक में शरबत है जो मीठा है और दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी का प्रतीक है और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाएं है, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने और कानून का पालन करवाने की कठोरता से है, जिनके बिना राज नहीं किया जा सकता। तीसरे प्रश्न में आपने पूछा कि शहजादी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। बादशाह सलामत, इसका अर्थ है कि शहजादी की उम्र विवाह के योग्य हो चुकी है और अब वह अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी को भूल गए हैं। खैरो के उत्तर सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कुछ बोल नहीं सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों के चेहरे देखने लायक थे। सब एक दूसरे की ओर देखकर हैरान हो रहे थे कि कोई व्यक्ति ऐसे कठिन प्रश्नों के उत्तर इतनी आसानी और शीघ्रता से कैसे दे सकता है। सभी लोग, यहाँ तक कि बादशाह भी, खैरो की बुद्धिमानी का लोहा मान गए। बादशाह ने कहा, खैरो, तुम्हारे दिए गए उत्तर वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे कि पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान हो सके। तब खैरो ने कहा, हुजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने कार्य को पूरा कर सकूं। बादशाह कुछ चिंतित स्वर में बोले, हाँ, अब तुम्हें जाने की अनुमति है। खैरो अपने घर वापस आया और अपनी माँ को दरबार में घटित पूरा वाकया सुनाया। माँ ने पहले तो खैरो को बधाई दी, फिर सावधान करते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सतर्क रहना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अभी भी बादशाह बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। खैरो ने उत्तर दिया, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है।
सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। ये कहकर खैरू घर से निकल पड़ा और अपने मामा के पास पहुंचा ताकि वह उनसे सलाह ले सके कि वह कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानने के बाद खैरू के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। खैरू ने पूछा, तो क्या यह काम पूरा नहीं हो सकता? मामा ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वे तुम्हारा साथ दे तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे यह वादा करो कि बादशाह बनते ही तुम उनकी मेहनत का उचित इनाम उन्हें दोगे। खैरू ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। क्योंकि वह खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात मेहनत करके 3 महीने में तालाब खोद डाले, और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ बादशाह को पूरा विश्वास था कि खैरू इस चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और खैरू एक गरीब लड़का था। बादशाह ने सोचा कि खैरू ये काम नहीं कर पाएगा और बादशाह बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और खैरू बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ, उसने कहा, मैंने चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव की पानी की समस्या को हल कर देगा। इसलिए अब वादा पूरा करने की बारी बादशाह सलामत की है। उसकी बात सुनकर बादशाह दंग रह गया। खैरू ने उसी वक्त उस स्थान पर जाने का निश्चय किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तालाब वास्तव में बहुत विशाल था। इस अद्वितीय तालाब को देखकर बादशाह बोले, तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? खैरू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बादशाह सलामत, सबसे पहले इंसान को यह समझना चाहिए कि वह क्या कर सकता है, और फिर यह जानना चाहिए कि दूसरों से सहायता कैसे प्राप्त की जाए। जब सभी मिलजुल कर काम करते हैं तो कार्य सरल हो जाता है। अब बादशाह को यह एहसास हुआ कि खैरू उनकी सोच से भी कहीं अधिक चतुर और समझदार है। उन्होंने खैरू को कम आंका था। अब बादशाह यह सोचने लगे कि किस प्रकार से खैरू से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। बादशाह द्वारा खैरू के सामने रखी गई सभी शर्तें खैरू ने पूरी कर दी थी। अब बादशाह मन ही मन खैरू से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे खैरू को इस तरह से मरवा देंगे कि किसी को संदेह न हो। चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बादशाह बोले, खैरू, तुम न केवल अत्यंत चतुर हो बल्कि बहुत साहसी भी हो। मुझे तुम्हें बादशाह बनाने में अत्यधिक खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बादशाह बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाए, जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें शीघ्र ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का आयोजन कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। खैरू अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठे थे और उनके पास ही खैरू भी मौजूद था। महल के एक नौकर ने खैरू को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। दरअसल बादशाह के हुक्म से उस शरबत में विष मिला हुआ था। जब खैरू ने अपना प्याला हाथ में लिया तो सामने बैठे हुए खैरू के मामा ने उसे आंख का इशारा किया। खैरू को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था, बेटा, होशियार रहना। राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे बादशाह यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा। वह जरूर ही कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है। खैरू को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबकी नजरें बचाकर चालाकी से अपना विष वाला शरबत का प्याला सामने पड़ी मेज पर बादशाह के प्याले से बदल दिया। भाग्यवश बादशाह ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि बादशाह कुछ करता, खैरू फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी यह इच्छा है कि आज इस दावत में बादशाह सलामत अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरे। उसके बाद ही हम सभी लोग अपने अपने शरबत पिएंगे। यह एक अच्छा शगुन होगा। सभी लोग खैरू की इस बात की तारीफ करने लगे।
और बादशाह से ऐसा ही करने का अनुरोध करने लगे। बादशाह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि खैरू की चालाकी और बुद्धिमानी से बचना असंभव है। वे अपनी राजगद्दी से खड़े हुए और कहने लगे, मैं आज अपनी बेटी यानी शहजादी की शादी इस बुद्धिमान और होशियार नौजवान खैरू से करने का ऐलान करता हूँ और उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस देश का बादशाह यही बनेगा। सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगे। इसके बाद खैरू की शादी शहजादी के साथ कर दी गई और वह एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार खैरू अपने बुद्धिमानी, चालाकी और दृढ़ संकल्प के बल पर एक देश का राजा बन गया। बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ नामक राज्य पर राजा पुरुषोत्तम का शासन था। राजा के 3 पुत्र थे, जिनमें से 2 बड़े लड़कों के नाम सूर्यकांत और पृथ्वी थे, जबकि सबसे छोटे बेटे का नाम राजकुमार शक्ति था। राजा के दोनों बड़े बेटे सूर्यकांत और पृथ्वी बेहद अहंकारी और क्रोधित स्वभाव के थे। उन्हें अपने राजकुमार होने पर अत्यधिक गर्व था। दूसरी तरफ राजकुमार शक्ति बहुत ही विनम्र और दयालु स्वभाव का था। वह सभी शस्त्रों को चलाने में निपुण और घुड़सवारी में माहिर था। सुंदर होने के बावजूद भी राजकुमार शक्ति में घमंड का लेश मात्र नहीं था। इसी कारण राजा पुरुषोत्तम और राज्य की प्रजा उससे अत्यधिक प्रेम करती थी, जबकि दोनों बड़े राजकुमार अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने की तरकीबें सोचते रहते थे। राजा पुरुषोत्तम ने अपने तीनों बेटों को उत्तम शिक्षा और दीक्षा दिलाई। एक दिन अचानक राजा बीमार पड़ गए। राज दरबार के सभी वैद्य और हकीम उनका इलाज करने में जुट गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। दूसरे राज्यों से भी कई वैद्य और हकीम बुलाए गए, मगर राजा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद एक बूढ़ा वैद्य राज दरबार में आया और उसने राजा को देखने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने के बाद उसने राजा की नब्ज देखी और कुछ देर तक गौर किया। फिर वह बोला, महाराज का इलाज संभव है, मगर इसके लिए आकाश फूल नाम की एक बूटी चाहिए। राजकुमारों ने पूछा, आखिर आकाश फूल मिलेगा कहाँ? वैद्य ने जवाब दिया, यहाँ से 200 मील दूर पहाड़ों के दूसरी तरफ सुंदरवन नामक जंगल में यह बूटी मिल सकती है। यदि केवल 2-3 फूल भी मिल जाएं, तो महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। तीनों राजकुमारों ने एक साथ कहा, हम वह फूल जरूर लेकर आएंगे। उनके इस संकल्प से वैद्य बहुत खुश हुआ, मगर उसने चेतावनी दी कि वहां जाना आसान नहीं है। वहां कई तरह के खतरे हो सकते हैं। जो लोग उस दिशा में गए हैं, वे अक्सर जिंदा वापस नहीं आते। वैद्य की इन बातों से राजकुमारों को थोड़ा भय तो महसूस हुआ, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राजकुमार शक्ति सबसे पहले तैयार हो गया। अब उसके दोनों बड़े भाई, जो हर समय उसे नीचा दिखाने की कोशिश में रहते थे, इस वक्त पीछे कैसे रह सकते थे? इसलिए वे भी वहां जाने की तैयारी करने लगे। दोनों बड़े राजकुमार आकाश फूल इसलिए हासिल करना चाहते थे ताकि राजा और प्रजा के बीच उनका सम्मान और अधिक बढ़ सके और साथ ही साथ राजकुमार शक्ति को नीचा दिखा सके। तीनों राजकुमार महाराज से आज्ञा लेकर अपने सफर पर रवाना हो गए। राजकुमार सूर्यकांत और पृथ्वी दोनों बड़े भाई आगे निकल गए, जबकि राजकुमार शक्ति पीछे रह गया। शाम होते होते राजकुमार शक्ति अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल चुका था। समय काफी बीत चुका था, इसलिए राजकुमार को भूख भी लगने लगी थी। उसने सोचा कि अंधेरा होने से पहले उसे खाना खा लेना चाहिए। राजकुमार ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और घोड़े को चारा डालने के बाद पानी की तलाश करने लगा। नजदीक ही उसे एक झरना नजर आया। शाम के समय झरने का साफ पानी कल कल करते हुए बह रहा था। झरने के किनारे बैठकर राजकुमार ने मुंह हाथ धोए और फिर वहीं एक साफ सुथरी जगह पर बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। अभी राजकुमार ने खाने का पहला ही निवाला मुंह में रखा था कि उसके कानों में एक बहुत ही कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मुझे भी रोटी खिला दो। राजकुमार ने पलट कर देखा तो एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ था। वह बूढ़ा बहुत ही ललचाए नजरों से खाने की तरफ देख रहा था। पहले तो राजकुमार को इस बात की हैरानी हुई कि इस बेयाबान जंगल में यह बूढ़ा आदमी कहां से आ गया, लेकिन जल्दी ही राजकुमार को उस बूढ़े पर दया आ गई
और उसने अपना खाना उस बूढ़ी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो बाबा, मेरा खाना तुम खा लो, शायद तुम्हें मुझसे भी ज्यादा भूख लगी है। राजकुमार का इतना कहना था कि वह बूढ़ा आदमी खाने पर टूट पड़ा और जल्द ही सारा खाना चट कर गया। राजकुमार को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और वह सोचने लगा कि जो खाना 3 आदमियों के लिए हो सकता था, वह यह बूढ़ा आदमी अकेले ही कैसे खा गया। अभी राजकुमार इन सभी विचारों में डूबा हुआ था कि अचानक एक बहुत तेज रोशनी हुई। राजकुमार ने देखा कि उसके सामने अब कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि एक ऋषि खड़े थे। ये देखकर राजकुमार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए राजकुमार ने कहा, आप कौन है ऋषिवर, और वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया। तब ऋषि ने कहा, राजकुमार, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और मुझे खुशी है कि तुम इस परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो। वास्तविकता कुछ ऐसी है कि जिस वृद्ध व्यक्ति को आपने अभी भोजन कराया था, वह वास्तव में मेरा ही एक रूप था। अपने तप और साधना से मैंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की है कि मैं अपना रूप बदल सकता हूँ। राजकुमार बोले, ऋषिवर, आपकी बात मैं अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया पूरी बात विस्तार से बताएं। ऋषि ने कहा, राजकुमार, मैं योगानंद ऋषि हूँ। मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए इस रूप में आया था। आपके आने से पहले भी 2 अन्य राजकुमारों की मैंने परीक्षा ली थी और वे इस परीक्षा में असफल रहे। उन्होंने मुझे एक बूढ़ा आदमी समझकर दुत्कार दिया। भोजन कराने की बात तो दूर, उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। इस प्रकार वे दोनों इस परीक्षा में खरे नहीं उतरे। तब राजकुमार ने पूछा, ऋषिवर, आप इस तरह से सबकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया, राजकुमार, इस वन में मेरी एक कुटिया है जहां मैं अपनी पुत्री सुकन्या के साथ रहता हूँ। मेरी बेटी सुकन्या अब विवाह योग्य हो चुकी है और मैं उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश में हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी पुत्री की शादी किसी ऐसे युवक से करूं जो स्वभाव से अत्यंत विनम्र और दयालु हो। मेरा मानना है कि धन दौलत और सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति का विनम्र और दयालु होना। जिसके मन में विनम्रता और दयालुता की सच्ची दौलत है, वही सच्चा मनुष्य है। इन गुणों के बिना कोई भी मनुष्य पशु के समान है। इसलिए मैं यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक युवक की परीक्षा लेता हूँ। आज तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी सुकन्या से विवाह कर लो, लेकिन मैं इस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। तुम चाहो तो मेरे आश्रम चलकर मेरी बेटी सुकन्या से मिल सकते हो और उसके बाद ही अपने निर्णय की घोषणा कर सकते हो। राजकुमार बोले, आप जैसे तपस्वी ऋषि की कन्या अवश्य ही बहुत ही सुयोग्य होगी, लेकिन इस समय मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकला हूँ। मैं अपने पिता की बीमारी के उपचार के लिए सुंदरवन जा रहा हूँ, जहाँ से मुझे आकाश फूल नामक औषधि लानी है। इसलिए चाहकर भी मैं आपके साथ नहीं चल सकता। ऋषि योगानंद ने कहा, राजकुमार, जिस आकाश फूल की तुम बात कर रहे हो उसके विषय में मैं भली भांति जानता हूँ। सुंदरवन का मार्ग अत्यंत दुर्गम और खतरनाक है। यदि तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा दूंगा जो तुम्हें सुंदरवन तक सरलता से पहुंचा देगा। तुम बिना किसी खतरे के वहां से आकाश फूल लेकर आसानी से लौट सकोगे। यह सुनते ही राजकुमार ने तुरंत ही ऋषि के साथ जाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद वे दोनों थोड़ी दूरी पर स्थित ऋषि योगानंद के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में प्रवेश करते ही जब राजकुमार ने ऋषि योगानंद की पुत्री सुकन्या को देखा तो उसकी अप्रतिम सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। ऋषि ने अपनी बेटी से राजकुमार का परिचय करवाया और फिर कहा, बेटी, मेहमान के लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। सुकन्या ने तुरंत ही राजकुमार के लिए भोजन तैयार कर दिया। भोजन के पश्चात ऋषि ने कहा, अब क्योंकि तुम अपने पिता के प्राणों की रक्षा के लिए जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा अधिक समय नहीं लूंगा। मैं तुम्हें अपना एक घोड़ा देता हूँ। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। ये एक छलांग में पर्वतों को लांघ सकता है, बड़ी बड़ी नदियों को पार कर सकता है। जहाँ एक साधारण घोड़ा 1 महीने में पहुंचेगा, ये घोड़ा केवल 1 दिन में पहुंच जाएगा। इसे यूं समझ लो कि यह हवा में उड़ने वाला घोड़ा है। इस पर सवार हो जाओ, ये तुम्हें 2 ही दिन में सुंदरवन तक पहुंचा देगा। ऋषिवर, आपने मेरी इतनी सहायता की, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अपने पिता के प्राणों की रक्षा के बाद मैं अवश्य ही आपके पास आऊंगा। ठीक है राजकुमार शक्ति, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके बाद
राजकुमार शक्ति ने ऋषि योगानंद द्वारा दिए गए अद्वितीय घोड़े पर सवार होकर सुंदरवन की ओर प्रस्थान किया। सचमुच घोड़े की गति ऐसी थी मानो वह हवा से बातें कर रहा हो। बड़े बड़े पर्वतों और नदियों को वह एक ही छलांग में पार कर रहा था। दूसरे ही दिन राजकुमार सुंदरवन पहुंच गया, जहां उसे आकाश फूल नाम की अद्भुत बूटी मिल गई। राजकुमार ने 2 फूल तोड़कर अपने पास रख लिए और वापस घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की ओर चल दिया। 2 दिन के सफर के बाद राजकुमार अपने महल पहुंचा, जहां उसने आकाश फूल नाम की बूटी वैद्य को दी। वैद्य ने बिना देरी किए उन फूलों से औषधि तैयार की और वह औषधि महाराज पुरुषोत्तम को खिलाई। इसका परिणाम ये हुआ कि महाराज की सेहत बहुत तेजी से सुधरने लगी। 3 ही दिन में महाराज पुरुषोत्तम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तब उन्होंने राजकुमार से पूछा कि वह इस कठिन यात्रा को कैसे पूरा कर पाया और यह अद्भुत बूटी कैसे लेकर आया। राजकुमार शक्ति ने अपने सफर की सारी कहानी पिता को बताई कि वह किस तरह से ऋषि के दिए हुए अद्वितीय घोड़े की सहायता से आकाश फूल नाम की इस बूटी को लाया है। साथ ही साथ राजकुमार ने यह भी बताया कि ऋषि योगानंद की एक बहुत ही सुंदर और सुशील बेटी है, जिसका नाम है सुकन्या। राजकुमार शक्ति ऋषि की पुत्री सुकन्या से प्रेम करने लगा और उससे विवाह करना चाहता था। ये सुनते ही राजा ने कहा, बेटा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि एक तपस्वी और योगी ऋषि की पुत्री हमारे कुल की बहू बने। तुम जल्द ही वहां जाओ और अपनी वधू को पूरे सम्मान के साथ लेकर आओ। राजा की बात सुनकर राजकुमार शक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर ऋषि योगानंद के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। उधर राजकुमार के दोनों बड़े भाई भटकते भटकते महल वापस पहुंचे और पिता को बताया कि वे रास्ता भटक गए थे, इस कारण आकाश फूल नहीं ला सके। अपने पिता को स्वस्थ देखकर वे खुश हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राजकुमार शक्ति आकाश फूल लेकर आया है, जिससे उनके पिता के प्राण बच गए, तो वे उससे और भी ईर्ष्या करने लगे। महाराज पुरुषोत्तम के स्वस्थ होने की खुशी में पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने गरीबों के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए। दोनों बड़े राजकुमारों को जब पता चला कि राजकुमार की सहायता जंगल में मिले एक बूढ़े ने की थी, तो वे मन ही मन अफसोस करने लगे। वे सोचने लगे कि काश उन्होंने भी उस बूढ़े के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, तो आज उनकी भी चारों ओर प्रशंसा हो रही होती। परंतु अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। मौका हाथ से निकल चुका था। अब उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखना और दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्चे इंसान की पहचान है। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो नेक दिल और ईमानदार होते हैं। दूसरों को छोटा समझने और घमंड में रहने वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाते। दोनों राजकुमारों ने निश्चय किया कि वे भी अब अपने घमंडी स्वभाव को छोड़कर अपनी प्रजा की सेवा करेंगे। दूसरी ओर राजकुमार शक्ति घोड़े पर सवार होकर ऋषि योगानंद के आश्रम पहुंचा और अपने पिता के स्वस्थ होने की खबर दी। साथ ही यह भी बताया कि वह सुकन्या से विवाह करना चाहता है और उसके पिता भी इस विवाह के लिए तैयार है। ऋषि योगानंद ने बिना देरी किए अपने आश्रम में ही दोनों का विवाह करवा दिया। अपनी बेटी को विदा करते समय ऋषि ने राजकुमार से कहा, राजकुमार शक्ति, मेरी बिटिया आज से तुम्हारी धर्मपत्नी हुई और ये घोड़ा मैं तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने आने वाले जीवन में भी इसी तरह से दीन दुखियों की सहायता करोगे और अपनी प्रजा की सेवा करोगे। ऋषि का आशीर्वाद लेकर राजकुमार सुकन्या के साथ घोड़े पर सवार हुआ और महल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचने पर दोनों का भव्य स्वागत किया गया। सभी लोग इस विवाह से अत्यंत खुश थे और वे एक सुखमय जीवन बिताने लगे।